का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय ज्योग्राफी यानी भूगोल, अध्याय चल रहा है हमारा 11। आज हम स्टार्ट करें 11 नंबर अध्याय, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और आपको जैसे पता है कि 10 पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये 3 पार्ट ऐसे हैं जिनको हम सीधा पढ़ेंगे। ठीक है, इनको ऐसे बोर्ड पे पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें आंकड़ों से संबंधित और सीधे तथ्य पढ़ने वाले हैं। इसलिए 2-3 पार्ट हम ऐसे पढ़ेंगे। बाद में इंडिया, ये विश्व का जीके भूगोल चल रही है, इंडिया की भूगोल आते ही अपने इसको वापस बोर्ड पे स्टार्ट कर देंगे। तो अब पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इससे संबंधित पढ़ते हैं जो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब एक देश से दूसरे देशों के साथ जो व्यापार किया जाता है वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक क्रियाकलाप में तृतीय क्रियाकलाप के रूप में आता है। व्यापार को 2 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों के बीच, राष्ट्रीय है अपने देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान भेजा जाता है। जैसे हमने जापान से कुछ खरीद लिया, जापान को बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया, अमेरिका से खरीद लिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे समय उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। यानी एक देश है वो अपने हर क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसे कुछ न कुछ खरीदना ही पड़ता है और कुछ बेचना भी पड़ता है। तो ये 2 जब एक दूसरे देशों के साथ होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, या उसे विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य संपन्न होता है। इसके विपरीत आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक ही देश के भीतर रहने वाले लोगों तथा क्षेत्रों के मध्य किया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की राजनीतिक सीमा को पार कर जाता है, जबकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता। ओलिन तथा एली हैक्सर जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक अंतर बताते। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, किताब खोल के बैठ जाओ। अगर कुछ आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिक लेने में 1-2 में गलती हो सकती है, तो आप किताब लेके बैठे, साथ साथ के किताब पे पढ़ोगे तो आपका याद रहेगा। आप सिर्फ मोबाइल से सुनते रहो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे, और परिणाम जो विलास की वस्तुओं का व्यापार प्रारंभ हुआ। प्राचीन रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को जोड़ता था। रोम कहाँ पे? इटली में है। व्यापारी भारत, पर्शिया यानी ईरान और मध्य एशिया मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम रोम तक बहुमूल्य वस्त्रों, मसालों तथा अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात 12वीं और शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुदाय युद्धपोतों के विकास के साथ यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेश शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही वस्तुओं के एक स्वरूप का उद्योग हुआ, जिसे दास व्यापार कहा जाता है। ठीक है, दास यानी मानव को बेचने की शुरुआत। मानव को एक दूसरे क्षेत्रों से बेचा जाता था। पुर्तगालियों, डच्चों, स्पेनिश लोगों और अंग्रेजों ने अफ्रीकी निवासियों को पकड़ा, क्योंकि वो अफ्रीकी उसमें पिछड़े हुए लोग थे, गरीब थे। उन्हें बलपूर्वक बगानों में श्रम हेतु खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया गया। यानी बगानों में ले जाया जाता था, जहाँ अमेरिका में थे वहाँ इन्हें भेजा जाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश में महत्वपूर्ण बन गए। द्वितीय व प्रदेश के महत्वपूर्ण नहीं रहे। जो दास सब महत्वपूर्ण और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य रूप से व्यापारिक बन गए। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए गए। विश्व युद्ध के बाद समय के दौरान व्यापार और शुल्क हेतु सामान्य समझौता हुआ। ऐसी संस्थाओं ने जो बाद में विश्व व्यापार संगठन WHO बना, शुल्क को हटाने में सहायता की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार देखो। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भौतिक संरचना जैसे
कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित है। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारण करती है। धरातलीय भिन्नताएं फसलों और पशुओं की सुविधता निश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कृषि होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटक को बढ़ावा देते हैं। खनिज, अब जैसे हमारे उधर नेपाल सीमा और माउंट एवरेस्ट है, तो लोग वहाँ जाएंगे ना, माउंट एवरेस्ट देखने जाएंगे कैसे, तो हमारे देश में वो जरूर आएंगे। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास को क्या करती है? आधार प्रदान करती है। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप अन्य जात को प्रभावित करते हैं। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबड़ तथा कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। तो ये फिक्स है। कई लोग सर्दियों में रहते हैं तो वो गर्मी पाने के लिए आते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में आते हैं। तो इससे क्या है? जनसंख्या कारक। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। जनसंख्या कारक देखो क्या है? विभिन्न देशों में जनसंख्या के प्रकार, वितरण और उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के और मात्रा को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक, विशेष शक्तियों में कला और हस्तकला के विभिन्न रूप विकसित हुए जिन्हें विश्व भर में कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि के पार्सलेन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन और बोक्रेट मनकाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशिया का छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। जनसंख्या का आकार, सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है, बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में क्या हो जाता है? खपत हो जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही आयातित वस्तु खरीद पाने में समर्थ होते हैं। आर्थिक विकास की प्रावस्था, आर्थिक विकास की प्रावस्था देखो, आर्थिक विकास के क्षेत्र में किस प्रकार की अवस्था होती है? कृषि देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है। ठीक है, जो कृषि के उत्पाद होते हैं उन्हें विनिमय आदान प्रदान किया जाता है। औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और नियमित उत्पादों का निर्यात करते हैं और खाद्यान्न और अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। यानी जो कच्चा माल जरूरत होता है उसको खरीद लेते हैं, जिसकी ज़्यादा हमारे वृद्धि हो जाती है उसको हम बेच देते हैं। उसी प्रकार कृषि अंतर ऐसा ही किया जाता है। विदेशी निवेश की सीमा, यानी विदेशियों को भारत में निवेश करने की सीमा देखो। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं जिनके पास खनन, तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काष्ठ कबाड़, बागवानी, कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव। अब देखा हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में बहुत सारी तेल की कंपनियां हैं, तेल के कुएं हैं, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी कंपनियां हमारे भारत में आई हुई है और वो तेल निकाल रही है। ठीक है, वो क्या होता है? कंपनियों को बुलाया गया, कंपनी फिर सरकार को जिस प्रकार टैक्स देती है सरकार को हिस्सा देती है, वो गया विदेशी निवेश। ठीक है, विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है। फिर आता है परिवहन। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम और मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता है, और कोई भी वस्तु का व्यापार नहीं किया जाता था। रेल, समुद्री और वायु परिवहन के विस्तार। पहले न कोई रेल थी, न कोई छोटी छोटी नावें थी, बस सिर्फ रेल, समुद्री और वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतलन तथा परीक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया। अब सारे बन गए, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे रेल हो, समुद्री परिवहन, तो सस्ता और जल्दी पहुंचने वाले पदार्थों का निर्माण किया जाने लगा ताकि इनसे पहुंचाया जा सके। तो व्यापार क्या दूर दूर तक फैलने लगा और व्यापार की
मात्रा में भी वृद्धि हो गई। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। परिणाम, व्यापार का परिमाण। व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। दूसरा, व्यापार संयोजन। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित और निर्यातित, आयात होता है खरीदना, निर्यात बेचना, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन और अन्य व्यावसायिक सेवाएं मिलती है। व्यापार की दिशा देखो। ऐतिहासिक रूप में ज्ञात है कि वर्तमान समय भारत जैसे विकासशील देशों से मूल्यप्रक वस्तुएं तथा शिल्प कला को जो यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती है की शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण उद्योग को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान में भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप में उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। वर्तमान में व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति बदली है। भारत देखो विश्व के अन्य देशों से स्पर्धा कर रहे हैं ना। उसके बाद देखो व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात व इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक हो तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक और अनुकूल है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के लिए निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेत करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं। द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्टित वस्तुओं का व्यापार करने के लिए भी सहमति करते हैं। उदाहरणार्थ, देश कै कुछ कच्चे माल के व्यापार के लिए कै के साथ सहमत हो सकता है कि देश कै कुछ अन्य निर्दिष्टित सामग्री खरीदेगा, अथवा किसी इसके विपरीत भी हो सकता है। बहुपार्श्विक व्यापार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, बहुपार्श्विक व्यापार कोई भी देश बहुत से व्यापारिक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। विश्व का कोई भी देश कुछ व्यापारिक साझेदारी देशों को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की श्रेणी में प्रदान करता है। आगे कल पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या होते हैं, किस प्रकार ये काम करते हैं, क्या क्या इसके उपाय होते हैं, तो उसकी चर्चा कल के वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते रहना, ध्यान रखना जो भी आपको मैटर कराया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित।